शंखनाद न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। पिछले 2 भागों में हमने कुंभ मेला के बारे में ज्योतिष शास्त्रीय और पौराणिक जानकारी प्राप्त की। हम उसी माला को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ है परम भगवती डॉक्टर रमा गोलवलकर जी। उनके बारे में आप तो अच्छे से जानते हो। रमा जी, हमने कहा कि पुराण की से इसका संबंध है जी। तो जो लोगों को लगता है कि मिथ्या है, झूठे, वैसा तो है नहीं। चलो एक बात देखते कि इतिहास में, क्योंकि हम कहते हैं कि इसको हजारों सालों की परंपरा है, तो इतिहास में क्या इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कि ऐसा कुछ कुंभ मेला होता था है? जी हाँ, ऐसा है आनंद जी कि हमें 2 चीजों पर फोकस करना है कि समाज के लिए आवश्यक क्या है, समाज की धारणा के लिए आवश्यक क्या है, ये हमारा पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु है वो इसके ऐतिहासिक प्रमाण क्या है और उसका कारण। इतना लंबा चौड़ा इसका इतिहास जो है वो आज भी हमें याद रखने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वो एक परंपरा है जो वैभवशाली है। तो समाज की धारणा के लिए, जैसा मैंने कहा था आपको पिछले एपिसोड में, कि लक्ष्मी चाहिए, शंख चाहिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल है, डीजल है और नेचुरल गैस है, कोयला है, ये कोयला तो था लेकिन ये नेचुरल गैस वाला जो, ये सारी चीजें हमारे लिए, हमारे इटिनरी में नहीं थी, हमारे सूची में नहीं थी। ऊर्जा के लिए, हम ऊर्जा के लिए 2 ही स्रोत हमारे पास थे। 2 नहीं, हम 3 कह सकते हैं। पहला तो सूर्य था, दूसरा कोयला और लकड़ी थी, और तीसरा ऊर्जा स्रोत था वो है मसल पावर। अब मसल पावर में व्यक्ति जो है वो करते करते कष्ट कितना करेगा, बराबर। तो हमसे अच्छे थे पशु। तो हमने पशुओं को अपने साथ काम करने के लिए उनसे मित्रता की, और उस मित्रता के ही प्रमाण है कि हमें मिलता है, दिखाई देता है कि समुद्र मंथन में गज निकला। जी हाँ, हाथी, जिसका नाम ऐरावत था। जी हाँ। 7 मुखों का घोड़ा निकला, जिसका हॉर्स पावर, जिसका नाम था उच्चैश्रवा। उसमें कामधेनु निकली, यानी क्या, तो कैटल। जी हाँ, हमारा गोधन ये हम कामधेनु से उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हैं। तो ये 3 प्राणी जो है ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। तो गोधन जो है उसी में से अगर अलग किया जाए थोड़ा सा, तो बैल और बैलों की शक्ति हम हल जोतने में काम में लाते हैं, बैलगाड़ी खींचने के काम में आता है, घोड़े पर हम सवार होकर हमारी यात्रा जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। और गज यानी हाथी तो लक्ष्मी का प्रतीक है। तो संपन्नता जो आती है वो ऊर्जा के हम कितनी खपत करते हैं उस पर भी संपन्नता है। जी हाँ। तो आप देखिए ना कि अब ये 3 प्राणी हो गए, उसके बाद हमने सुरा की भी बात की, हमने अमृत की भी बात की, हमने एक और उसमें है कि इन धनु, हरि धनु ये निकला। हरि धनु किस लिए आया है, तो वो आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है, क्योंकि जो धनुष्य से निकला हुआ बाण है वो हम ऐसे ही नहीं कर छोड़ देते ना, उसको एक एम होता है और उस एम को लेकर हम आगे चलते हैं। जी हाँ। इसलिए वो धनु है। अब धनु है, धनु के साथ अमोघ नाम का बाण भी निकला था, क्योंकि सिवाय सिर्फ धनु लेके क्या करेंगे आप, बाण चाहिए, तो बाण भी चाहिए। तो उनका नाम, उस हरि धनु का नाम है शारंग, यानी विष्णु जी के धनुष्य का नाम शारंग है और उनके बाण का नाम अमोघ है। तो ऐसे 14 वस्तुओं के साथ हम समुद्र मंथन कर चुके। आप ये सोचिए कि इसका संबंध कुंभ मेला से जोड़कर, कुंभ का आयोजन हर 3 वर्ष में एक नगरी में करना, और यानी वो पूरा एक जो चक्र है वो पूरा होगा। जी हाँ। तो हर 3 वर्ष में एक नगरी में होने वाले कुंभ मेले को
समूचे भारत की आस्था से, समूचे भारत की विश्वास से और अस्मिता से जोड़ने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। मैं आपको बता सकती हूँ कि ह्यूएन संग, यानी आजकल उसको जियांग जैंग बोलते हैं, क्योंकि हमने उसका नाम चाइनीज में उसका जियांग जैंग है और उसका हमने किया हुआ नाम है ह्यूएन संग। ये 6वीं सदी में भारत में आया था। हाँ, ये चीन के विद्वान थे। ये काबुल यानी उस समय उसको कपीशा कहा जाता था। जी हाँ। अफगानिस्तान में आज जो काबुल है, वहां से वो भारत की भूमि में उन्होंने प्रवेश किया। चलते चलते वो श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर से फिर नीचे आए। नीचे उन्होंने राजा हर्ष के दरबार में जब कुछ समय बिताया, तब प्रयागराज का कुंभ मेला आयोजित हो रहा है और उसके लिए पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, इसका वर्णन उन्होंने करके रखा है। क्या बात है। यानी 6वीं सदी में पूरे भारत से लोग आने वाले इस प्रसंग को अगर कोई विदेशी व्यक्ति, विद्वान, प्रवासी अपने स्मृतियों में नहीं, जिसको हम मेमोइर्स बोलते हैं, ट्रैवलॉग बोलते हैं, उस पर प्रवास वर्णन में अगर वो लिख के रखता है तो इस प्रसंग को कितना महत्व था, इस पर हम सोच सकते हैं इसको, बराबर है। उसके बाद अकबर के शासन काल में भी महाबली बीरबल अपने को प्रयागराज और उसके बाद ये हरिद्वार के कुंभ मेले में सहभागिता उन्होंने दर्ज की, इसका भी उल्लेख है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। जी हाँ। अपने महामना मदन मोहन मालवीय, जी हाँ, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना ने जब कुंभ में जाने की सोची तो उनके साथ एक ब्रिटिशर था। अच्छा। और तब विमान मतलब एरोप्लेन की खोज हो चुकी थी, तो उनके पास एरोप्लेन भी था। अब एरोप्लेन में बैठकर उन्होंने ऊपर से कुंभ में एकत्रित हुए लोगों को देखा। अब उस ब्रिटिश आदमी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो महामना ने कहा कि ये स्नान करने के लिए आए हैं। अब उसको समझ में नहीं आया कि ये स्नान करने के लिए इतने लोग क्यों आए हैं। अपने घर में नहीं नहा सकते। हाँ, अपने घर में नहीं नहा सकते, तो इतने लोग क्यों आए हैं। महामना का उत्तर था कि भाई ये पवित्र दिन है और पवित्र दिन में तीर्थ स्थान पर जाकर अगर आप स्नान करें तो आपको पुण्य मिलता है, इसलिए लोग आते हैं। तो बोले इतने लोग, एक तो मतलब भारत की जनसंख्या तब भी बहुत ज्यादा थी, आज तो है ही, बोले इतने लोग। हाँ, इतने लोग, इनको निमंत्रण कौन देता है, हु इनवाइट्स देम। बराबर। तो महामना ने कहा ना, नो वन, कोई इनको निमंत्रण नहीं देता, कोई आमंत्रण नहीं, कोई मैंने कोई जाकर पांव पकड़ के नम्रता पूर्वक उनको नहीं बुलाता, तो फिर ये लोग यहाँ पे कैसे आते हैं। तो बोले बस इनकी इच्छा है तो आ जाते हैं। इतने सारे लोग, फिर से सवाल, हाँ इतने सारे लोग, जिसको आज हम फुटफॉल बोलते हैं, वो तब भी था बराबर और आज भी है। तो उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि बिना कोई बुलाए, बिना कोई किसी भव्य आयोजन के इतने सारे लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आते, कुछ तो कारण होगा। उस जमाने में तो टीवी भी नहीं था या मीडिया नहीं थी कि व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया कुछ प्रोग्राम है या टीवी पे आ रहा है कि भैया यहाँ प्रोग्राम होने जा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको पता कैसे चलता है हाँ, कि यहाँ पे आना है। ये सवाल तो मैं भी पूछना चाहता था। तो महामना ने उत्तर दिया, 2 पैसे का पंचांग छपता है, हाँ, और उस पंचांग को खरीदते हैं हर कोई। बराबर। अपने यहाँ प्रथा यह है कि नव वर्ष के दिन पंचांग की पूजा होती है। अब पूजा करने के लिए पंचांग हर कोई खरीदता है। अब ये प्रथा नहीं रही, क्योंकि आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है।
पंचांग खरीद कर उसकी पूजा करने के बाद इस वर्ष में क्या क्या होने जा रहा है, इसका एक वर्ष भर, पूरे वर्ष का लेखा जोखा उसमें दिया जाता है। बराबर। तब लोगों को पता चलता था कि इस वर्ष यहाँ पे कुंभ मेला है, और सिर्फ वो सूचना पाकर वो लोग वहां पे पहुंच जाते थे। न ठीक से ट्रेन थे, न बसेस थे, न गाड़ी थी, न रास्ता था। बैलगाड़ी जोड़कर, घोड़े पर, हाथी पर, जो साधन मिले उस साधन से जाकर उस जगह पहुंचना है और स्नान करना है। आपने कभी दुनिया भर में किसी भी अन्य संस्कृति में सिर्फ स्नान करने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये कभी सुना है? नहीं, देखा है? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसमें ये जोड़ना चाहता था, हाँ, कि आजकल के जमाने में तो ऐसा है कि एक पंचांग का पन्ना आप वायरल कर दो जी, पहुंच जाएगा। उस जमाने में इतने बड़े भारतवर्ष में हर प्रांत में, हर गांव में, हर जगह पे, हर छोटे घर गांव में पंचांग तो वहां के पंडित जी भी बनाते थे जी। इस सबके पंचांग बिल्कुल एक जैसे कैसे बनते होंगे? तो ये कितना बड़ा शास्त्र है हो। ये बात मैं आपको अधोरेखित करके आप बताइए कि इतने बड़े शास्त्र के अनुसार, यानी उनको ये भी पता चलता था कि भाई चंद्र ग्रहण कब है, ये भी पता चलता था सूर्य ग्रहण कब है, कौन से ग्रहों की युति कब होने जा रही है, ये सारे पंचांग में लिखा हुआ था। कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, बिल्कुल एक जैसा पंचांग था। हाँ, तभी आके सब एक तारीख को वहां पे जमा होते थे। और ये इसका इतिहास इतना प्रचंड है और इतना वैभवशाली है कि हम सब लोगों ने एक भारतीय होने के नाते इतनी बड़ी परंपरा को संजो के रखा है, इस पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा होता क्या है कि हम पाश्चात्यों की ओर मुंह देख करके देखते रहते हैं कि भाई वो इवेंट करते हैं। आजकल है ना, कोई बड़ा सा इवेंट होता है, फिर उसका लाइव होता है, फिर वो उसमें वायरल होता है। इवेंट कैसे आयोजित किया जाता है, इसकी परिपाटी भारत से शुरू हुई है, ऐसा मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि जब इतना बड़ा महाकुंभ हर 144 साल बाद आयोजित होता है, इसका मतलब हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने के माहिर है। इसके बारे में एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा होने वाला महाकुंभ, लोगों का जमवाड़ा, ये हमारी अर्थव्यवस्था को चालना देता है। जी हाँ। मैंने सुना है कि एक इंटरव्यू में नारायण मूर्ति कह रहे थे कि मैं जहां भी जाता हूँ वहां मैं खरीदारी करता हूँ ताकि वहां के उद्योजकों को पैसा मिले। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि पंडित जी से आपने पूजा करवाई, उनको एक धोती दे दो दान में, दक्षिणा में। अब लोग बोलते देखो ब्राह्मण को सिर्फ धोती मिल रही है, उसका फायदा हो रहा है, बाकी किसका क्या हो रहा है? आप थोड़ा सोचिए, वो धोती कैसे बनी? कपड़े से। कपड़ा कैसे बना? धागे से। धागा कपास से। कपास किसने बनाया? तो कपास को बोने वाला, उसको चुनने वाला, उसकी धुनकाई करने वाला, उसका धागा बनाने वाला, उसको बुनने वाला और वो बेचने वाला, इतने 5-6 लोगों को रोजगार मिल रहा है सिर्फ एक धोती खरीद के देने पे। बराबर है। अब महाकुंभ में अगर इतने लोग आते हैं, हर एक आदमी अगर 2 भी पैसा खर्चा करता है तो अर्थव्यवस्था कितनी आगे चलेगी? यही देखिए, मैं वही आपको बताना चाहती थी कि एंगस मेडिसन करके एक महानुभाव हो गए। उन्होंने समूचे विश्व नहीं, हम पृथ्वी की बोल सकते हैं, समूचे पृथ्वी की पिछले 2000 साल की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा तैयार किया है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि समझ लीजिए कि पिछले 2000 साल है तो 0001 होगा, बराबर है? तो आज हम 2024 में हैं, तो 0001 से तो 19वीं सदी तक, अच्छा 19वीं सदी तक, हाँ, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें से 23 से 33% जीडीपी अकेले भारत से जाता था। ओहो, तो हम लक्ष्मी पुत्र थे, बराबर। लक्ष्मी हम पे प्रसन्न थी। हाँ, हम कहते हैं कि यहाँ पे सोने की चिड़िया उड़ती थी, वो सच्चाई है। सोना भले सोने की खदानें यहाँ पे नहीं थी, वो हम बाहर से लेते थे, लेकिन सोना खरीदने की ताकत रखते थे, खरीदने की, खोजो सोना जमा करने की ताकत रखते थे। अब आपने अर्थव्यवस्था की बात की, मैंने करीब करीब भारत के हर
क्षेत्र में मैं प्रवास करती हूँ, यात्रा करती हूँ, जहां जहां भी शाक्तपंथियों का एक अधिष्ठान है देवी का, कहीं भी आप जाइए, किसी भी देवी के पास जाइए, उस देवी के शहर में आपको चमड़े की चप्पलों का उत्पादन और व्यापार होते हुए दिखाई देगा। अच्छा अच्छा। कारण क्या है? देवी को बलि चढ़ाई जाती है। हाँ हाँ। अब उस बलि, तो अब आप मांस तो खाओगे, आप चमड़ा तो नहीं खा सकते। बराबर है। तो चमड़ा फिर कौन उसका क्या करेंगे? तो उसका उद्योग होता है। उसका उद्योग होता है। और फिर लोग वहां पे आते हैं, वो चप्पल खरीद के जाते हैं। ये आपको अनुभव कोल्हापुर में होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ, कांचीपुरम में आप जाइए, वहां पे भी कांची कामाक्षी है, वहां पे भी आपको बहुत बेहतरीन चमड़े की चप्पलें मिलेंगी। अच्छा। तो ये सोचिए कि कोई भी किसी भी व्यापार को अगर आप किसी रिचुअल के साथ जोड़ देते हो ना, तो वो करना आवश्यक हो जाता है। बराबर। जिसको मैं कंपल्सिव बाइंग कहती हूँ। ये कंपल्सिव, ये करना ही है। बराबर। तो अर्थ चक्र घूमते रहता है। और आप ये बताइए कि कोविड होने के बाद कई देशों के अर्थ कारण में बहुत मंदी का सामना करना, बहुत बड़ी गिरावट आ गई। मंदी यह संकल्पना अर्थ कारण में पाश्चात्य देशों से आई है, पश्चिम देशों से आई है। क्यों? क्योंकि उनके पास साल के 365 दिन चलने वाली उत्सव परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पंचांग खोलिए, हर दिन किसी को तिल दान दीजिए, किसी को जौ दान दीजिए, किसी को कपड़ा दान दीजिए, किसी को ये करिए, किसी को वो करिए। आपको जो हर कोई हर उत्सव नहीं मनाता, लेकिन कोई ये उत्सव मनाता है, कोई वो उत्सव मनाता है, तो उसमें शामिल हो ही जाते। उसमें क्या होता है कि अर्थ चक्रीय घूमते रहना चाहिए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी, जैसे आप फिजिक्स में बताते हो कि दिशा और वेग को मिला के वेलोसिटी होती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में एक पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी गति से घूमता है और कितने हाथ में घूमता है, इस पर वह अर्थव्यवस्था समृद्ध है कि नहीं, परचेसिंग पावर पैरिटी है कि नहीं, यह निश्चित किया जाता है। सो वेलोसिटी ऑफ द इकोनॉमिक्स इज डिपेंडिंग ऑन द परचेस एंड द बाइंग एंड द परचेसिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। बराबर। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है जब हम कुंभ मेले की तरफ एक इवेंट करके देखते हैं। तो हर 3 साल के बाद हो रहा है ना सर? बराबर। कहाँ हो रहा है? तो मैंने बताया, आपने जैसे बताया हरिद्वार में एक हो रहा है, 3 साल के बाद क्या कहाँ पे हो रहा है? तो प्रयागराज में हो रहा है। तीसरे वर्ष कहाँ हो रहा है? उज्जैन में हो रहा है। उसके बाद कहाँ हो रहा है? त्र्यंबकेश्वर में हो रहा है। पूरा भारत वहां पे आकर अपने पास की जमा पूंजी वहां पे खर्च कर रहा है। तो क्या होता है कि वो सर्कुलेशन बढ़ता है। बराबर। सर्कुलेशन बढ़ने से होता यह है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आपने इसके पहले भारत में मंदी आई है, ये कभी सुना है? कभी नहीं सुना। कोविड के बाद भी आई है? नहीं, उसमें से भी हम निकल गए आगे। उसमें से भी हम निकल के आ गए। तो कुंभ मेला ये भारतीय अर्थकारण का या भारतीय अर्थव्यवस्था का हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करता है। हाँ। और आज भी वही होने जा रहा है। और ये हमें ध्यान में रखकर कुंभ मेले की तरफ केवल एक धार्मिक आयोजन न देखते हुए उसे पूरी तरह से समाज के लिए कितना आवश्यक है वो देखने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। हमने इस भाग में देखा कि इस कुंभ के मेले को ऐतिहासिक परंपरा है, 2री-3री सदी से हमको उसकी जानकारी मिलती है। और हमने ये देखा है कि ये सिर्फ पुण्य कमाना है, स्नान करना है, इतना नहीं है। इसके पीछे का जो अर्थ कारण है वो सारे देश को मजबूती देता है। कुंभ के और भी कुछ पहलू है जी, वो हम अगले ही भाग में देखेंगे। जी हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी।